हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमराज 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, आपका यह चैनल है नंबर ग्रोथिंग के लिए है। और इस पर दोस्तों जो भी वीडियो लाए जाते हैं नंबर ग्रोथिंग के लिए, और खासकर अभी जो हम लोग का सेगमेंट चल रहा था दोस्तों, बिहार स्पेशल में दोस्तों हम लोग 12 वीडियो के आसपास देख चुके हैं। आज ये इस कड़ी का 13वां वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, बिहार की स्थापत्य कला, मूर्ति एवं चित्रकला विशेष। ध्यान देंगे, आज की जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों, बिहार की स्थापत्य कला, मूर्ति एवं चित्रकला से संबंधित होंगे। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की प्राचीन काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? बिहार की जो प्राचीन काल है दोस्तों, उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग लिखेंगे मौर्यकालीन, पहला दोस्तों मौर्यकालीन, उसके बाद मौर्योत्तरकालीन, मौर्योत्तरकालीन और उसके बाद है पालकालीन। ये तीन कालखंडों में बिहार के प्राचीन काल को विभाजित किया जा सकता है। याद रखेंगे, मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल और पालकाल। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्यकालीन स्तंभों में कौन सी लिपियां का प्रयोग किया गया है? जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है दोस्तों, उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, मौर्यकालीन स्तंभों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। और देवनागरी लिपि की बात करें तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। और ये गुरुमुखी की बात करें तो ये गुरुमुखी सिखों का जो है लिपि है दोस्तों। याद रखेंगे, तो मौर्यकालीन स्तंभ में कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में गुहा बिहार के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं? जो गुहा बिहार के साक्ष्य है दोस्तों, वो किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये जहानाबाद से प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, राज्य में जो गुहा बिहार के जो साक्ष्य है वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये जहानाबाद से प्राप्त हुए दोस्तों। और ये जो गुहा बिहार है दोस्तों, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, दीदारगंज से प्राप्त यक्ष की मूर्ति का संबंध किस कला शैली से है? जो दीदारगंज जो है दोस्तों, दीदारगंज से प्राप्त यक्ष की मूर्ति है, प्राप्त हुई है, वह किस काल से संबंधित है, किस कला से संबंधित है? तो दोस्तों यह मौर्य कला से संबंधित है, मौर्य कला से संबंधित है। ध्यान देंगे, दीदारगंज से प्राप्त यक्ष की मूर्ति का संबंध मौर्य कला से है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, पालकालीन स्थापत्य कला पर कौन सी धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? जो पालकालीन स्थापत्य कला है दोस्तों, उसमें कौन से धर्म की स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं? तो दोस्तों वहां पे बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म दोनों के जो है स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं वैष्णव धर्म दोनों के जो है स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, काल में किन धातुओं की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है? जो पाल काल के समय जो है दोस्तों, जो मूर्ति प्रतिमा का निर्माण होते थे, किस धातु का प्रयोग किए जाते थे? तो दोस्तों उस समय कांसे, पत्थर, अष्ट धातु ये सभी के प्रयोग किए जाते थे। ध्यान देंगे, जो पाल काल के दौरान जो मूर्ति का निर्माण होता था दोस्तों, उसमें कांसा, अष्ट धातु एवं पत्थर सभी का इस्तेमाल किए जाते थे। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव पड़ा? जो बिहार शरीफ में स्थित है इब्राहिम के मकबरे, उस पर किस कला शैली का प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों उसमें तुगलक कला शैली का प्रभाव पड़ा। ध्यान देंगे, बिहार शरीफ में इब्राहिम के मकबरे पर तुगलक कला शैली का प्रभाव पड़ा। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? जो सासाराम में जो दोस्तों रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम है दोस्तों,
वह सासाराम में शेरशाह का मुख्यालय, शेरशाह का जो मकबरा है दोस्तों, सॉरी, वो किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो दोस्तों वह जो है अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? जो बिहार की पेंटिंग विधा है कौन सी है दोस्तों? और यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2004 में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों बिहार की मधुबनी पेंटिंग हम लोग काफी अच्छी तरह से इससे वाकिफ है। फिर दोस्तों क्वेश्चन है, मधुबनी चित्र का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? जो मधुबनी चित्रकला है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला, इसका संबंध किस किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो इसका जो संबंध है मिथिला के क्षेत्र से संबंधित है। याद रखेंगे, मिथिला के क्षेत्र के अंतर्गत समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय ये सभी स्थान आते हैं। तो दोस्तों वो मिथिला चित्रकला से संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से बनाई जाती है। जो मधुबनी चित्रकला है दोस्तों, यह मुख्य रूप से कहाँ पे बनाई जाती है? तो दोस्तों यह जो है दीवारों पर भी बनाए जाते हैं, कागज पर भी बनाए जाते हैं और भूमि पर भी बनाए जाते हैं। और ये जो पटना की अभी वर्तमान में जो सभी दीवारें हैं, आप उस पर देख सकते हैं, जो मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर दीवार पर इसकी पेंटिंग की जा रही है। तो दोस्तों दीवारों पर, कागज पर और भूमि पर, ये सभी जगहों पर मधुबनी पेंटिंग की जाती है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, मधुबनी चित्रकला में पीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो मधुबनी चित्रकला है दोस्तों उसमें जो है विभिन्न सारे रंगों का प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें जो है पीले रंग का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं? तो दोस्तों जो पीले रंग का जो प्रयोग किए जाते हैं वह जो है आपको धरती के लिए किए जाते हैं। पीले रंग का प्रयोग धरती के लिए किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थित है? जो मिथिला चित्रकला इंस्टीट्यूट है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह सौराठ में स्थित है और सौराठ जो है दोस्तों मधुबनी जिला में पड़ता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन है, कोहबर भित्ति चित्र में तोते का चित्रण क्यों किया जाता है? कोहबर भित्ति चित्र में तोते का चित्रण क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग वाकिफ होंगे, जो कोहबर भित्ति चित्र है दोस्तों ये शादी के समय किए जाते हैं, चित्रित शादी में ये चित्रित किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो है तोते का चित्र इसलिए किए जाते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति हो, वर वधु को जो है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हो। कौन सी कला, फिर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कला भूमि पर अंगुलियों द्वारा बनाई जाती है? जो भूमि पर है दोस्तों अंगुलियों द्वारा कौन सी जो है चित्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों अड़ीपन, जो अड़ीपन चित्रित है दोस्तों यह भूमि पर अंगुलियों द्वारा किए जाते हैं। मिथिला संग्रहालय निम्न में से कौन से देश में बनाया गया है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह जो मिथिला संग्रहालय है, मिथिला संग्रहालय यह कौन से देश में बनाए गए हैं? तो दोस्तों यह जापान में बनाए गए हैं। याद रखेंगे, मिथिला संग्रहालय जापान में बनाए गए हैं। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में, मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकार नौहर और मनोहर, नौहर और मनोहर जो अकबर के दरबार में रहते थे, किस शैली को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इन दोनों ने पटना कलम शैली को प्रारंभ किया था। याद रखेंगे, मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो चित्रकार कलाकार जो थे नौहर और मनोहर, दोनों पटना कलम शैली की शुरुआत किए थे। फिर क्वेश्चन है दोस्तों,
किस शैली के चित्रों का संग्रहण पटना संग्रहालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी में किया गया है? जो दोस्तों पटना में जो पटना संग्रहालय है एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उसमें किस शैली के जो है चित्रों का संग्रहण किया गया है? तो दोस्तों उसमें पटना कलम शैली के चित्रों का संग्रहण किया गया है, पटना कलम शैली का। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, लालू पत्थर का प्रयोग किस रंग के लिए किया जाता था? जो लालू पत्थर है दोस्तों, इसका प्रयोग किस रंग के लिए किया जाता था? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है नीला रंग के लिए किया जाता था। लालू पत्थर का प्रयोग नीला रंग के लिए किया जाता था। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार। जो पटना कलम शैली के जो है प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, कौन थे? तो दोस्तों यह सेवक राम थे। सेवक राम थे पटना कलम शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार, सेवक राम थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 20 प्रश्न का यह सेट समाप्त होता है। आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आप कितने नंबर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जय हिंद।